अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन के बारे में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे देखते हैं कि रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन क्या होता है। रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन को विद सब्जेक्ट डिज़ाइन भी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट इन विच ई सब्जेक्ट पार्टिसिपेट इन ऑल कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है कि रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन के अंदर जो हमारे पास पार्टिसिपेंट होता है वो तमाम कंडीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। वाई डू वी यूज़ रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन। हम रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन को यूज़ क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आती है जब हम रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारे पास 4 कंडीशन है जिसकी वजह से हम रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट व्हेन फ्यू पार्टिसिपेंट आर अवेलेबल। जब हमारे पास बहुत कम पार्टिसिपेंट हों, पर्सन हो, शख्स हो, लोग हों जो हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने, अगर वो कम हो तो तब हम क्या करते हैं, रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन यूज़ करते हैं। दूसरा, हम रिज़ल्ट को मोर एफिशिएंट अगर रिज़ल्ट हमने पाने हो, हासिल करने, तो तब भी हम रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। थर्ड, रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन जो है ये इंक्रीज़ कर देता है किसकी, सेंसिटिविटी ऑफ दी एक्सपेरिमेंट की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है। इस वजह से भी हम ये यूज़ करते हैं रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन। फोर्थ, इसके पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि स्टडी चेंज इन पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर ओवर टाइम। वक्त के गुजरने के साथ साथ इंसान का जो बिहेवियर है, माल हैं, वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। उसको भी हम स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या आता है कि रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन के अंदर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है या कंडीशन होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पार्टिसिपेंट सेम ही यूज़ हो रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। दी रोल ऑफ पैरासिटिक इफेक्ट्स इन रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन को देखते हैं कि ये क्या होती है। कि रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन कैन नॉट बी कंफाउंडेड बाय द इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएबल बिकॉज द सेम इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन ईच कंडीशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर क्या होता है कि हर कंडीशन के अंदर जो पार्टिसिपेंट होता है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, मतलब सेम इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट होते हैं, तो इसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं आता हमारा, यानी कि जो रिज़ल्ट होता है वो कंफाउंड नहीं होता। पार्टिसिपेंट परफॉर्मेंस इन रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन में चेंज अक्रॉस कंडीशन सिंपली बिकॉज ऑफ द रिपीटेड टेस्टिंग दीज चेंज आर कॉल्ड पैरासिटिक इफेक्ट। कंडीशन की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज आ जाए रिजल्ट में, वो क्योंकि पार्टिसिपेंट जो होता है वो कंडीशन से हाव ना थोड़ी बहुत रख लेता है। Parasitic effect may threaten the internal validity of the repeated measurement design experiment when the different conditions of the independent variable are presented in the same order to all participants। इसका क्या मतलब है कि हमारे इंटरनल वैलिडिटी जो है वो थ्रेटन हो सकती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं, कंप्लीट ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन और अनकम्प्लीट ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन। कंप्लीट रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास 4 कंडीशन है और 10 पार्टिसिपेंट हैं, तो 10 पार्टिसिपेंट 4 कंडीशन के अंदर ही पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि इनकम्प्लीट के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर 10 हमारे पास अगर कंडीशंस हैं और पार्टिसिपेंट जो है हमारे पास 4 हैं, तो वो हम उनको यानी कि एक एक कंडीशन से अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इसको मज़ीद हम देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। आगे हमारे पास आ जाता है ABBA काउंटर बैलेंसिंग। The simplest type of counterbalanced measure design is used when there are 2 possible order ABBA। जब हमारे पास 2 कंडीशन हो तब हम ABBA डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमने पहले एक पार्टिसिपेंट था उसको कंडीशन लगाई है AB, तो दूसरे पार्टिसिपेंट पर हम जब अप्लाई करेंगे तो वो BA ट्रीटमेंट कंडीशन यूज़ करेंगे। अगर 3 कंडीशन है तो हमारे पास क्या होगा कि 6 ग्रुप बनेंगे। कंडीशन A B C 3 कंडीशन है, आपने क्या करना है 3 × 2 × 1 = 6 आ जाएगा आपके पास। तो मतलब आपके पास टोटल जो कॉलम है या आपके पास ऑर्डर बनेंगे वो 6 बनेंगे, A B C A C B B A C B C A C A B एंड C B A। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकम्प्लीट डिज़ाइन। इनकम्प्लीट डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जितने ज़्यादा
बनेंगे, कॉलम बनेंगे, उतने ही हमें पार्टिसिपेंट ज़रूरत होंगे। इसको मज़ीद तफसील से पढ़ते हैं। प्रेस्टिक इफेक्ट आर बैलेंस अक्रॉस सब्जेक्ट इन इनकम्प्लीट डिज़ाइन रेदर दैन फॉर ईच सब्जेक्ट एज इन कम्प्लीट डिज़ाइन। The rule of balancing practical effect in the incomplete design is that each condition of the experiment must be presented in each ordinal condition first, second, equally often time। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी कंडीशन होंगी वो हर ऑर्डर के अंदर एक जितनी यानी कि इतनी ही बार रिपीट होंगी जितनी बार पहले रिपीट हुई है। मतलब हमारे पास कंडीशन ए है, वो फर्स्ट ऑर्डर में 2 टाइम अगर रिपीट हो रही है तो वो सेकंड ऑर्डर में भी 2 टाइम ही रिपीट होगी, थर्ड ऑर्डर में भी 2 टाइम ही रिपीट होगी। द बेस्ट मेथड ऑफ बैलेंसिंग प्रेस्टिक इफेक्ट इन द इनकम्प्लीट डिज़ाइन ऑल पॉसिबल ऑर्डर के अंदर हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास 4 या फ्यू कंडीशन हो, तब हम ऑल पॉसिबल ऑर्डर को यूज़ करते हैं। सिलेक्टेड ऑर्डर भी हम यूज़ करते हैं इनकम्प्लीट डिज़ाइन के अंदर। लेटर स्क्वायर्स और रैंडम स्टार्टिंग ऑर्डर विद रोटेशंस, ये भी यूज़ होता है हमारे पास सेलेक्टेड ऑर्डर इनकम्प्लीट के अंदर, डिज़ाइन के अंदर। वेदर यूजिंग ऑल पॉसिबल ऑर्डर और सेलेक्टेड ऑर्डर, पार्टिसिपेंट शुड बी रैंडमली असाइन टू डिफरेंट सीक्वेंस। मतलब हम जो हमारे पास पार्टिसिपेंट होंगे उनको हम कोई भी कंडीशन पर अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी कंडीशन उन पर अप्लाई कर सकते हैं। इनकम्प्लीट डिज़ाइन के अंदर हमारे पास आगे इनकी एग्जांपल दी हुई है कि द जनरल रूल ऑफ द प्रेस्टिक इफेक्ट इन इनकम्प्लीट डिज़ाइन ईच कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब हमारे पास 3 कंडीशन है ए बी सी, मस्ट अपेयर इन ईच ऑर्डर ऑर्डिनल पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वली ऑफ्टन। मतलब बराबर वक्त में ही शो होनी चाहिए। इफ़ दिस रूल इज़ फॉलोड, अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो प्रेस्टिक इफेक्ट जो होगा वो बैलेंस रहेगा और दूसरा जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा वो कंफाउंड नहीं होगा। इसके बाद इनकम्प्लीट डिज़ाइन के अंदर हमारे पास ऑल पॉसिबल ऑर्डर की एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हमारे पास 2 कंडीशन है ए बी तो हमारे पास 2 ही पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, ए बी एंड बी ए। अगर हमारे पास 3 कंडीशन है ए बी सी तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर जो है वो 6 बनेंगे, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए बी एंड सी बी ए। पार्टिसिपेंट वुड बी रैंडमली असाइन टू वन ऑफ दिस 6 ऑर्डर। मतलब इन 6 ऑर्डर में से हम रैंडमली किसी भी एक ऑर्डर पर कोई भी पार्टिसिपेंट पर कोई भी ये ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 कंडीशन है तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे, इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, जितनी आपके पास कंडीशन होती हैं उनसे जो पिछला डिजिट होता है आप उनके साथ उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 कंडीशन है, 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 24। तो अब हमने ये देखना है कि हमने इसमें ये रूल पढ़ा था कि हर एक ऑर्डर के अंदर जो हमारे पास कंडीशन है वो सेम टाइम आनी चाहिए। तो अब हमें कैसे मालूम होगा कि अगर हमारे पास 24 ओवरऑल ऑर्डर है तो वो इसके अंदर कंडीशन जो है वो कितनी बार रिपीट होंगे। तो हम 24 को उसकी कंडीशन जितनी थी हमारे पास 4 थी उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा मतलब 6 आ रहा है। तो हर एक ऑर्डर के अंदर कंडीशन जो है वो उतनी ही टाइम रिपीट होगी। मतलब 6 आया है तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ए जो है वो 6 टाइम आएगा, सेकंड ऑर्डर के अंदर भी ए जो है वो 6 टाइम आएगा, सी ऑर्डर पर भी हमारे पास ए जो कंडीशन है वो भी 6 टाइम आएगी और ऑर्डर 4 पर भी ए कंडीशन 6 टाइम ही आएगी। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि इश्यूज़ ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर। इसके इशू क्या होते हैं। फॉर दिस टेक्निक टू बी इफेक्टिव इट इज़ एसेंशियल दैट एट लीस्ट 1 पार्टिसिपेंट बी टेस्टेड विद ईच ऑफ द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जितनी कंडीशन होंगी उतने ही पार्टिसिपेंट में ज़रूरत होंगे। द यूज़ ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर रिक्वायर एट लीस्ट एज मैनी पार्टिसिपेंट एज देयर आर पॉसिबल ऑर्डर। Thus, if there are 4 conditions in the experiment, at least 24 participants are needed। अगर 24 हैं तो 24 हमें पार्टिसिपेंट ज़रूरत होंगे। अगर 24 से ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर बन रहे हैं तो हमें उतने ही पार्टिसिपेंट चाहिए होंगे जितने हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ऑर्डर आगे हमारे पास आ जाता है लेटेंट स्क्वायर। लेटेंट स्क्वायर क्या है इसको समझते हैं और इसको बनाने का मेथड भी देखते हैं।
लैटेंट स्केल जो है वो भी इनकम्प्लीट डिज़ाइन के अंदर यूज़ होता है। और इसके अंदर हमारे पास अगर आपके पास 4 कंडीशन है तो आपने इसका एक फार्मूला याद कर लें, उससे आपको बनाने में आसानी रहेगी। फार्मूले को जहन से पूरी तवज्जो से सुने, आपको ज़रूर समझ आएगी। जैसा कि मैं इसे रिपीट करती हूँ, आप ऐसा करें कापी पेंसिल लें और उसके साथ आप इनको फार्मूलाज के जो टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको लिख लें। फर्स्ट आपने क्या करना है, रैंडमली ऑर्डर दी कंडीशन ऑफ दी एक्सपेरिमेंट। आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कंडीशन है उनको रैंडमली ऑर्डर दे देना है। ठीक हो गया। सेकेंड, नंबर दी कंडीशन इन यूअर रैंडम ऑर्डर 1 through n। आपने क्या करना है, जो आपके पास n है मतलब कंडीशन है वो आपके पास 1 के बराबर होगी। थस इफ़ यू नीड n इज इक्वल टू 4 कंडीशन, अगर आपके पास 4 कंडीशन है एंड द रैंडम ऑर्डर फ्रॉम स्टेप 1 वाज B A D C, देन B इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 4। आपके पास फिर थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, टू जनरेट द फर्स्ट रो। पहली रो आपने अब बनानी है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द कंडीशन यूज़ द रूल 1 2 n 3 n-1 4 n-2 5 n-3 6 etc। आपने क्या करना है, आपने अब इस रूल के मुताबिक आपने अपना जो ऑर्डर है उसको बना लेना है। टू जनरेट द सेकंड रो के लिए आपने क्या करना है कि हर एक नंबर के अंदर आपने 1 को प्लस करना है। मतलब आपके पास जो ऑर्डर बना था B A D C, इसके अंदर आपने 1 को जमा करते जाना है। जहाँ पे हमारे पास कंडीशन 1 टोटल 4 थी, तो वहाँ पे जो 4 है वहाँ पे जब आप 1 प्लस करोगे यानी कि n+1 करोगे तो वो आपके पास 5 हो जाएगा, तो ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे n+1 जो है वो आपके पास इज इक्वल टू 1 होगा अकॉर्डिंग टू रूल। सेकंड आपने क्या किया है कि थर्ड रो बनानी है। टू जनरेट द एडिंग बाय 1 टू ईच नंबर इन द सेकंड रो एंड अगेन n+1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आता जाएगा। आपने सिमिलर यही प्रोसेस रिपीट करना है और अपनी रो बनाते जाना। जितनी आपके पास कंडीशन होगी आप उतनी ही बना लेंगे। मतलब आपके पास अगर 4 कंडीशन है तो आपके पास 4 ही टोटल ऑर्डर बनेंगे। अगर 5 हैं तो 5 ही ऑर्डर बनेंगे। सिंपल इस चीज़ को याद करने का फार्मूला। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।